हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल ग्रेस एजुकेशन। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के बिजनेस स्टडी के सैम्पल पेपर के बारे में। मुझे एक कमेंट मिला था अपनी वीडियो पे। उसमें ये रिक्वेस्ट था कि बिजनेस स्टडी का सैम्पल पेपर है उसका एक वीडियो बना के आप डालिए सर। ये है हमारा आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम जो आपका बिजनेस स्टडी है उसके बारे में उसका जो सैम्पल पेपर है उसको हम देखेंगे। और ये सैम्पल पेपर है वो आपका लेटेस्ट सिलेबस है, क्योंकि आपका सिलेबस अब चेंज हो चुका है। जो पहले का 2023 का पेपर था वो कुछ और तरीके से बन के आता था, लेकिन जो अब पेपर आपका है वो उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और उसका जो आपका पूरा सिलेबस है वो पूरा चेंज हो चुका है। उसमें हम देखने वाले कि किस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार से बन के आ रहा है इस बार, और 2024 अप्रैल में किस प्रकार से जो आपका बिज़नेस का पेपर था वो किस प्रकार से बना हुआ था। ये जो आपको सैम्पल पेपर में दिखा रहा हूँ ये आपका 2024 अप्रैल का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस क्वेश्चन पेपर की मदद से आप ये देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं और उनका फॉर्मेट क्या क्या होने वाला है। ठीक है गाइज़, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके और हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 10 का बिजनेस स्टडी जिसका कोड है 215, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेट ए है। और हम फटाफट आगे चलेंगे और सीधा हम चलेंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस स्टडी व्यावसायिक अध्ययन, और यहाँ पे दिया है कि जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 51 क्वेश्चन है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 100 मार्क्स का आपका पेपर है। और यहाँ पे हमारे पास बताया गया कि हमारे पास 51 क्वेश्चन है। तो ध्यान दें कि आपके पास जो आपका पेपर है वो बहुत लेंदी होने वाला है। 51 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, उसका पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। फटाफट से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि आपका जो ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी जो आपका क्वेश्चन पेपर है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे दिया सेक्शन ए। यहाँ पे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक जो है आपके पास 1 मार्क्स के MCQs आपको दिए गए हैं। और इसमें बोला है कि यहाँ पे आपके पास इंटरनल चॉइसेस भी आपको दी गई है जहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सोल ट्रेडर हैज़। जो आपका सोल ट्रेडर होता है उसके पास क्या क्या होते हैं? अनलिमिटेड रिसोर्स होता है, सफिशिएंट रिसोर्स होता है, लिमिटेड रिसोर्स होता है या कुछ भी नहीं होता। तो ये आपका क्वेश्चन है। और इसी में आपको एक दूसरा जो ऑप्शन दिया वो दिया है कि हु टेक्स द डिसीजन इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली। हिंदू जॉइंट फैमिली में जो है जो निर्णय है वो कौन लेता है? सारे मेंबर लेते हैं, कर्ता लेता है और कॉन्सेंसस लेता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं लेता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है द प्राइमरी एम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू। जो प्राइमरी एम है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो क्या है? अर्न मोर प्रॉफिट, रेज प्रोडक्शन, सर्व द मेंबर, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है प्राइमरी एम कोऑपरेटिव सोसाइटी का? वो आपको यहाँ पे बताना है। ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसी के अंदर आपको दूसरी चॉइस दी हुई है, एक ऑप्शन दिया हुआ है दूसरा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो किसके अंडर रजिस्टर होती है वो आपको बता रहे हैं। आपके पास अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं, या आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आप इसमें से कौन सा आंसर चूज़ करते हैं। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से कौन सा जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड नहीं है? डायरेक्ट मेल, फैक्ट्री आउटलेट, ब्रोकर, टेलीमार्केटिंग, ये सब ऑप्शन आपको दिए हैं। आगे चलते हैं फटाफट। और यहाँ पे दिया है 4th क्वेश्चन। इसमें आपके पास फर्स्ट दिया है डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड। जो आपका डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या क्या आता है? प्रोड्यूसर और रिटेलर आता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर आता है, प्रोड्यूसर एजेंट कंज्यूमर आता है, या रिटेलर और कंज्यूमर आता है, ये आपको बताना है। फिर इसी में आपको चॉइस दी गई है कि रिटेलर आर द ट्रेडर हु बाय गुड्स फ्रॉम। जो रिटेलर होता है वो व्यापारी होता है जो सामान खरीदता है किससे? कस्टमर से खरीदता है, होलसेलर से खरीदता है, कंज्यूमर से खरीदता है, या ए और बी दोनों से खरीदता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसमें से कौन सा जो है एडवर्टाइजिंग का करेक्टरिस्टिक नहीं है? ठीक है,
सो विशेषता कौन सी नहीं है इसमें से? इम्पर्सनल, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, नॉन पेड, मास कम्युनिकेशन। सो इसमें से आपको सही ऑप्शन आपको बताना है। फिर आपके पास 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको दिया है, एडवर्टाइजिंग इज अफेक्टेड बाय डैश फैक्टर। कौन से फैक्टर जो हैं एडवर्टीजमेंट को प्रभावित करते हैं? इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल या फिर सारे के सारे। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर इसमें आपके पास चॉइस दी गई है, दूसरा ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूड। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें क्या आता है? रेडियो आता है, इंटरनेट आता है, टेलीविज़न आता है, ये सब के सब आते हैं। तो इसमें सबके सब आते हैं। तो आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन, इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनफोर्स। कौन से साल में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू हुआ था? तो ये है इसमें 1976, 1986, 1984 और 1995। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे दिया है इन केस एन एग्रीव कंज्यूमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन ही कैन मेक फर्दर अपील टू। तो अगर कोई पीड़ित जो उपभोक्ता जो है राज्य आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता तो आगे अपील कर सकता है। कहाँ अपील करेगा? नेशनल कमीशन में अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट में करेगा, या डिस्ट्रिक्ट फोरम में करेगा, या इन सब में करेगा? क्या आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते 9th क्वेश्चन की तरह। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कंज्यूमरिज्म रिफर टू मूवमेंट बाय। जो कंज्यूमरिज्म है वो एक आंदोलन है, किस चीज़ का? कंज्यूमर का, सोसाइटी का, प्रोड्यूसर का, या फिर गवर्नमेंट का? ये आपको बताना है। और इसी में आपके पास सेकंड चॉइस दी गई है कि इन केस कंज्यूमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर पास बाय इन द नेशनल कमीशन ही कैन फर्दर मेक एन अपील टू। अगर कोई उपभोक्ता जो है राष्ट्रीय आयोग में पारित निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आगे अपील कर सकता है। कहाँ अपील करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेगा, सुप्रीम कोर्ट में करेगा, हाई कोर्ट में करेगा, या किसी भी कोर्ट में कर सकता है? ये आपको बताना है। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, विच राइट प्रोवाइड ड्यू टू द कंपनसेशन टू द कंज्यूमर। कौन सा अधिकार उपभोक्ता को उचित प्रतिकार दिलाता है? तो इसमें बताना है आपको राइट टू चूज़, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें चॉइस दी गई है कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हूँ। जो उपभोक्ता होता है वो एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है? कंज्यूमर कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विस। जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, वस्तुओं को और सेवाओं का उपयोग करता है, वस्तु और सेवाओं को खरीद उपयोग के लिए करता है, और उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, या इनमें से कोई एक सही है वो आप चूज़ कर सकते हैं इसमें से। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स रिफ्लेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फोरम। बताने के लिए कौन सा अधिकार दर्शाता है कि उपभोक्ता के हितों को उचित मंच पर ध्यान दिया जाता है? तो यहाँ पे राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू चूज़, या इनमें से कोई नहीं। इसी में ऑप्शन दिया एक और, इसमें बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ द इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं है इसमें से आपको बताना है। इसमें दिया गया टू बी हर्ड, इनको सुना जाना, जागरूक रहना, टू थिंक इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से सोचना, टू कंप्लेन, शिकायत करना। ठीक है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं है इसमें से, ये आपको बताना है। फिर है इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्यों ज़रूरी है, किस कारण महत्वपूर्ण है? कंज्यूमर इग्नोरेंस के कारण, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर के कारण, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर के कारण, ये सारे के सारे जो ऊपर दिए हैं सभी के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट डेपिक्ट दैट दे शुड नो देयर राइट एंड मस्ट एक्सरसाइज देम। इनमें से कौन सा अधिकार दर्शाता है कि उन्हें अपने अधिकार को जानना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए? राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू चूज़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें फर्स्ट दिया है स्टैंडर्डाइज मार्क प्रिंटेड ऑन ज्वेलरी इज़ नोन एज। आभूषणों पर मुद्रित जो चिन्ह प्रिंट किया जाता है, जो भी मार्क लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ISI बोलते हैं, एग मार्क बोलते हैं, हॉल मार्क बोलते हैं, ISO 2009 बोलते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, इसी में ऑप्शन दिया है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज़ जुरिडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यूज ऑफ गुड एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड डैश रुपीज़। तो इसमें बताया गया कि जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार है, क्षेत्र जहाँ प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तु और सेवाओं का मूल्य डैश रूप से अधिक नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन दिया 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। ठीक है, तो इसका आपको जो है करेक्ट
जो आपके पास आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है गाइस, सो जो वो काफ़ी लंबा हो सकता है, सो देखते हैं कितना लंबा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, सो हम सबको कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। आगे दिया 15 क्वेश्चन, वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स, जो आपका वेज एम्प्लॉयमेंट है उसका मतलब क्या है? डूइंग बिजनेस, सर्विंग एन अदर पर्सन फॉर वेजेस और सैलरी, एंगेजिंग इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन इज ओन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 क्वेश्चन दिया है, कैरियर पाथ मीन, जो कैरियर पाथ है उसका मतलब क्या है? वर्क डन इन डिफरेंट जॉब पोजिशन, वे अडॉप्ट फॉर अ करियर, गेटिंग प्रोफेशनल डिग्री, गेटिंग अ जॉब टाइटल। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास 17 क्वेश्चन है, चॉइस ऑफ कैरियर इन्वॉल्व, जो आपका जीविकोपार्जन, पता नहीं इसमें हिंदी में बड़ा खतरनाक चीज़ है, तो जो भी है चॉइस ऑफ करियर का जो चीज़ है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? वेज एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ बी, इनमें से कुछ नहीं। आगे चलते हैं, इसी में आपके पास चॉइस दी है कि चूजिंग करियर रिक्वायर, अगर आपको करियर चूज़ करना है तो उसमें क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए, स्किल चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप लीड्स टू डैश इन अनएम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है? बेरोजगारी में इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, ना इंक्रीज़ होता है ना डिक्रीज़ होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सो जो आपका एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उसका जो क्वालिटीज़ है, उसकी विशेषताएं हैं, वो क्या हो सकती हैं? दे आर कॉन्फिडेंट, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन, दे वर्क हार्ड, ऑल ऑफ द अबव। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जिसका फर्स्ट पार्ट इसमें है कि एन एंटरप्रेन्योर डू द थिंग्स एज अदर आर डूइंग, डिफरेंट फ्रॉम अदर, अ लेजी पर्सन, नन ऑफ दीज। और इसी 20 क्वेश्चन में हमारे पास दूसरा चॉइस दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसका क्या फंक्शन होता है? इनोवेशन का फंक्शन है, मैनेजिंग का है, रिस्क बेयरिंग का है, या ये सारे फंक्शन उसके हैं। फिर है आपके पास सेक्शन बी, आपका यहाँ स्टार्ट होता है, इसमें आपके पास 21 से 35 क्वेश्चन हैं, और इसी के साथ साथ उसी में क्वेश्चंस के अंदर चॉइसेस भी दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि 2 मार्क्स के हैं, 2 ही दिए हैं। द एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी आर नोन एज, जो क्रियाएं धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है उन्हें क्या क्या कहते हैं? द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिसाइडेड बाय, जो रोजगार के नियम और शर्तें होती हैं वो किसके द्वारा तय की जाती है, वो आपको यहाँ भरना है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक से, ये भी आपका 2 मार्क्स का ही है। यहाँ दिया टुडे बिकॉज ऑफ द डैश द एंटायर वर्ल्ड हैज़ बिकम अ बिग मार्केट, आज के कारण संपूर्ण विश्व एक बड़ा बाजार बन गया है। किस चीज़ के कारण बन गया आपको यहाँ भरना है। फिर यहाँ दिया है पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑनेस्टली एंड रेगुलरली इज गाइडेड बाय, सरकार को नियमित तथा ईमानदारी के साथ करों का भुगतान किसके द्वारा निर्देशित होता है, वो आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ दिया है फर्स्ट पार्ट, रमन जनरल स्टोर इज़ अ बिग बिजनेसमैन हु डील इन सेलिंग Nestle product in his locality. He purchased product of Nestle directly from the state distributor in bulk quantity and sold them in market of small shopkeeper from different corner of the city. Identify which type of trade followed by रमन जनरल स्टोर। ठीक है, सो आपको इसमें बताना है कि जो रमन जनरल स्टोर है वो किस तरह का व्यवसाय जो है, व्यापार जो है कर रहा है। ठीक है, और ये आपका जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आपके पास इसी में एक चॉइस दी गई है, इसमें दिया है कि मून ऑयल मिल्स प्रोड्यूस रिफाइंड ऑयल, जो आपका मून ऑयल मिल्स है वो क्या करता है, तेल का उत्पादन करता है। द एंटायर प्रोडक्शन इज लिफ्टेड बाय शशि ऑयल डिपोट हु इन टर्म सेल्स इट टू वेरियस रिटेलर। तो उसके बाद जो है आपका इसका जो ऑयल है वो शशि ऑयल डिपोट लेके जाता है और उसके बाद वो अलग अलग रिटेलर को बेचता है। मिसेस कमला परचेज 3 kg ऑफ ऑयल फ्रॉम रामाजी ग्रोसरी, नेम द होल सेलर एंड रिटेलर। तो मिसेस कमला ने क्या किया, 3 kg ऑयल जो है रामाजी ग्रोसरी से खरीदा। आपको बताने कि होल सेलर कौन है और रिटेलर कौन है। ठीक है, अब आगे चलता है 24th क्वेश्चन पे, यहाँ दिया है ट्रू फॉल्स बताना है आपको कि द लायबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इज लिमिटेड, एकल स्वामी का दायित्व सीमित होता है, आपको बताना सही है गलत है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण घरेलू उद्योग अपने उत्पादनों की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। ये आपका सही है या गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में भी आपके पास चॉइसेस दी गई हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है
Mr. Vikas is running a business in sole proprietorship. Due to loss in business, he decided to wind up. One day of wind up, the asset of are worth 5 lakh and liabilities are worth 8 lakh. He also has his personal property of 8 lakh. How much do you think creditor will get at the time of winding up the business? तो आपको बताना है कि भाई जो क्रेडिटर है उसको जो है बिजनेस जब खत्म वाइंड अप हो रहा है तो कितना उनको जो है मिलेगा, कि आपको बताना है। ठीक है, फिर आपके पास इसमें जो ऑप्शन दिया है वो है मिसेस रीता वांट्स टू स्टार्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट शी इज़ अफ्रेड दैट इन केस ऑफ एसेट्स ऑफ हर बिजनेस फॉल शॉर्ट ऑफ रिपेइंग द लाइबिलिटीज़ हर पर्सनल एसेट कुड आल्सो बी यूज टू रिपे liabilities. Suggest to Mr. Rita which form of business organization she should start so that her fear comes to end. तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो रीता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है लेकिन उनको डर है कि उनका जो एसेट है वो कहीं चला ना जाए लाइबिलिटीज़ को पे करने में। तो आपको बताना है कि किस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो वो बना सकती हैं ताकि उनका जो डर है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 26 में फिर से आपके पास ट्रू फॉल्स हैं। इसमें दिया है फीडबैक इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो आपका फीडबैक है वो जो है कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा एक एलिमेंट है। फिर आपको बताना है ट्रू फॉल्स में पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एस्केप फ्रॉम कम्युनिकेशन। किसी संगठन के लोग जो है कम्युनिकेशन से बच सकते हैं, मतलब बातचीत से बच सकते हैं। ये आपको बताना है सही है गलत है। इसी में आपके पास चॉइस दी है, ये ऊपर ट्रू फॉल्स है, नीचे आप फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। फिल इन द ब्लैंक्स में दिया था पर्सन हु रिसीव द मैसेज इज कॉल्ड एज। जिसको मैसेज मिलता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड स्पोकन इज़ नोन एज। जो कम्युनिकेशन जो है शब्दों के उच्चारण के द्वारा किया जाता है उसको किस तरह का कम्युनिकेशन बोलते हैं वो आपको बताना है। फिर 27वां क्वेश्चन है बेस्ट आंसर टेस्ट। ठीक है, इसमें दिया है कि द कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर सिंबल डायग्राम इज कॉल्ड एज। जो कम्युनिकेशन हम पिक्चर सिंबल डायग्राम के थ्रू करते हैं उसको क्या बोलते हैं वो यहाँ पर लिखना है। फिर आपको बताना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर लिखा है KYC स्टैंड फॉर। जो KYC है उसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ लिख देनी है। इन अ बैंक बैलेंस शीट डिपॉजिट इज़ अ। ठीक है, बैंक बैलेंस शीट में डिपॉजिट क्या होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ फिर से आपके पास चॉइस है कि जो है आप ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। यहाँ दिया है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैन भी प्रोवाइडेड इन करंट अकाउंट। आपको बताना है कि जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो आपको करंट अकाउंट में मिलती है। तो ये सही है या गलत है आपको बताना है। RBI एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1935। तो आपको बताना है कि जो RBI एक्ट है वो आपका 1935 में लागू किया गया था। सही है या गलत है वो आपको बताना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में महेश फादर वांट्स टू सेव 2 लाख सो दैट ही कैन गिव द मनी टू महेश ऑन हिज ग्रेजुएशन डे। विच टाइप ऑफ डिपॉजिट शुड ही ओपन विद द बैंक। तो महेश के फादर को क्या करना है, 2 लाख रुपए बचाने हैं ताकि वो क्या कर सके अपने बेटे को जो है उसके ग्रेजुएशन के दिन पे उसको दे सकें। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस तरह का जो डिपॉजिट है उनको बैंक के साथ जो है खोलना चाहिए। ठीक है, किस तरह का जमा खाता उनको खोलना चाहिए। फिर बी में दिया है मिस्टर रवि हैज़ लिमिटेड इनकम एंड वांट्स टू सेव मनी फॉर फ्यूचर नीड विच टाइप ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट शुड यू ओपन विद बैंक। तो जो रवि है उसकी जो इनकम है बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, उसको पैसा जमा करना है फ्यूचर की नीड के लिए। तो आपको बताना है किस तरह का खाता उसको जो बैंक के साथ खोलना चाहिए। ठीक है, ये है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। द कंसिडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इज नोन एज। जो आपका बीमा के प्रतिफल को किस रूप में जाना जाता है आपको बताना है। द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इज़ बेस्ड ऑन बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। तो यहाँ बताना है कि जो अटमोस्ट गुड फेथ का जो प्रिंसिपल है वो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में किस चीज़ के ऊपर निर्भर आधारित है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे दिया है इफ़ अ पर्सन टेक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन द नेम ऑफ हिज वाइफ इफ़ लेटर दे गेट डाइवोर्स विल इट इफेक्ट द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर क्या होता है कोई व्यक्ति जो है लाइफ इंश्योरेंस लेता है अपनी वाइफ के नाम पे और बाद में उनका डाइवोर्स हो जाता है तो क्या उससे जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है गाइज,
सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर काफ़ी लेंथी है और ये वीडियो जो है बड़ा होने वाला है काफ़ी। सो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारे पास इसी क्वेश्चन में 31 क्वेश्चन में ही हमारे पास जो है चॉइस दी गई है और चॉइस ये है कि द शिप कैरीज ऑरेंजेस वाज इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम एक्सीडेंट विद इंश्योरेंस कंपनी। द शिप रीच्ड द पोर्ट सेफली एंड देयर वाज अ डिले इन अनलोडिंग द ऑरेंजेस फ्रॉम द शिप। एज अ रिजल्ट ऑरेंजेस गॉट स्पॉइल्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी रेस्पॉन्सिबल टू पे एनी कंपनसेशन टू इंश्योर्ड। तो संतरे ले जाने वाले जहाज़ का बीमा कंपनी से दुर्घटना से होने वाले नुकसान के लिए बीमा कराया गया था। ठीक है, तो जहाज़ बंदरगाह पर पहुंच गया, जहाज़ से संतरे उतारने में देरी हो गई, नतीजा ये हुआ कि संतरे खराब हो गए। तो क्या बीमा कंपनी जिसने बीमा लिया है उसको जो है मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होगी या नहीं होगी, ये आपको बताना है। फिर आपका 32 क्वेश्चन इसमें दिया है कि ट्रू फॉल्स आपको बताना है कि होल सेलर रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर देयर बिजनेस। जो आपके होल सेलर होते हैं उनको छोटा छोटा अमाउंट चाहिए होता है ताकि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें। ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है, सही है गलत है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द रूट टेकन बाय गुड्स एज दे मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये है आपके पास कि जिस मार्ग से वस्तुएं उत्पादक से उपभोक्ता तक जाती हैं उसे वितरण माध्यम कहते हैं। सही है या गलत है क्या आपको बताना है। इसी में आपके पास चॉइस दी गई है, ऊपर ट्रू फॉल्स था, यहाँ पे आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे बताना है होल सेलर इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड डैश। जो होल सेलर है वो प्रोड्यूसर और किसके बीच में है, यहाँ पे आपको भरना है किसके बीच में जो है एक इम्पॉर्टेंट लिंक का काम करता है। अ रिटेलर एक्ट एज अ डैश बिटवीन द होल सेलर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर। जो रिटेलर है वो किस तरह से काम करता है बिटवीन एक होल सेलर और एक कंज्यूमर के बीच में, किस तरह से काम करता है आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे भी आपके पास ट्रू फॉल्स है और यहाँ पे आपको दिया गया है कि विज्ञापन एक शक्तिशाली संचार शक्ति है और यह प्रवर्तन मिश्रण की महत्वपूर्ण गतिविधि भी है। और दूसरा दिया है सेल्समैन गेट नो हेल्प फ्रॉम एडवर्टीजमेंट वाइल सेलिंग गुड्स एंड सर्विस टू द कंज्यूमर। जो सेल्समैन होता है उसको एडवर्टीजमेंट से कोई मदद नहीं मिलती जब वो अपना सामान और सर्विस जो कस्टमर को बेचता है। सही है गलत ये आपको बताना है। 34 क्वेश्चन में भी फिर से आपके पास ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। ठीक है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे फिर से वही आपके पास 35 क्वेश्चन में बेस्ट आंसर टेस्ट, आपको बेस्ट आंसर देना है। व्हेन वाज द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाज इनेक्टेड। जो आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो कब लागू किया गया। BIS की फुल फॉर्म क्या है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। ठीक है, और इसी में आपके पास चॉइस है, यहाँ पे आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स दी हैं। स्टेट कमीशन कैन डील विद केस इन्वॉल्विंग वैल्यू ऑफ गुड नॉट एक्सीडिंग। जो स्टेट कमीशन है वो ऐसे केस में ऐसे मामलों से निपट सकता है जिनकी जो लागत है वो जो है कितनी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो आपको बताना है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन। जो खाद्य पदार्थ मिलावट रोकथाम अधिनियम है वो कब किस साल में लागू हुआ था, पारित हुआ था, आपको बता रहा है। अब आपके पास सेक्शन नंबर C, यहाँ पे आपके पास 36 से लेके 51 के क्वेश्चन हैं, 36 to 51। और यहाँ पे भी आपके पास अंदर आपको चॉइसेस मिल जाएंगी। ठीक है, और फिर हम चलते हैं 36 क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड। पार्टनरशिप क्या होता है अपने शब्दों में आपको जो है उसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज़ अ थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी। थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है उसको एक्सप्लेन करना है। 38 क्वेश्चन है विच मीडियम एडवर्टीजमेंट विल बी प्रीफर्ड बाय द ब्लाइंड। जो ब्लाइंड है, जो नेत्रहीन है, उसको किस तरह का मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट के लिए सही रहेगा वो आपको बताना है। इसी में आपके पास चॉइस दी है विच मीडिया इज़ यूजफुल फॉर इलिटरेट कंज्यूमर। जो अनपढ़ कंज्यूमर है, अशिक्षित कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके लिए कौन सा मीडिया सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है वो आपको बताना है। फिर है 39 हु इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है उसको आपको संक्षिप्त में बताना है, समझाना है। इसी में आपके पास एक चॉइस दी है गिव एनी टू रिलीफ टू अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996। तो जो कंज्यूमर है उसको क्या क्या 2 रिलीफ दिए गए हैं वो आपको बताना है कंज्यूमर एक्ट के अंदर। ठीक है, 2 राहतें क्या दी गई हैं वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है आपके पास गिव द फुल फॉर्म ऑफ कोपरा। कोपरा की फुल फॉर्म आपको लिखनी है और फिर आपको बताना है हाउ डज इट बेनिफिट कंज्यूमर। कंज्यूमर को उससे कैसे लाभ होता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है राइट एनी 2 प्रॉब्लम्स फेस बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर 2 क्या दिक्कतों का सामना करता है, क्या समस्याओं का सामना करता है वो आपको बताना है। और इसी में आपके पास चॉइस है
कि वाई शुड अ कंज्यूमर लुक फॉर ISI मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक गुड। तो जो इलेक्ट्रिक सामान होता है उसमें जो उपभोक्ता है वो क्यों जो है ISI मार्क को ढूंढता है, वो आपको बताना है। और फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 42 है, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट यू सी इन योर सराउंडिंग्स। आपको बताना कि 3 तरह की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो आपके आसपास के क्षेत्र में होती है वो आपको बताना है, उसके बारे में बताना है। 43 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है, और लिखना है एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, 2 तरह के ई कॉमर्स को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में दिया है व्हाट इज़ ATM, ATM क्या होता है, और हाउ डज़ इट हेल्प द कंज्यूमर ऑफ द बैंक, जो कंज्यूमर होते हैं बैंक के उनको कैसे वो मदद करता है। फिर नेक्स्ट है स्टेट एनी 3 सेकेंडरी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक, आपको कमर्शियल बैंक के 3 सेकेंडरी फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में दिया है स्टेट एंड 3 डिफरेंसेस बिटवीन होल सेलर एंड रिटेलर, आपको होल सेलर और रिटेलर के बीच में 3 अंतर लिखने हैं, ठीक है। ये आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन हैं। फिर है आपके पास 46 क्वेश्चन स्टेट एंड 3 क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर सक्सेसफुल होने के 3 कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए वो आपको लिखनी है। फिर है इसी के अंदर आपको चॉइस दी गई है स्टेट ब्रीफली द एवेन्यूज़ ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन द एरिया ऑफ बिजनेस, आपको बताना है कि व्यवसाय के क्षेत्र में नौकरी के कौन से अवसर हैं, उसको आपको संक्षेप में समझाना है। 47 क्वेश्चन है स्टेट एनी 3 क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर, जो आपका एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर होता है उसकी 3 कौन सी मेन क्वालिटीज़ होती हैं वो आपको लिखनी है। फिर है व्हाट फैक्टर्स यू वुड लाइक टू कंसिडर इफ़ यू स्टार्ट अ स्मॉल एंटरप्राइज टू प्रोड्यूस पेपर कप्स, अगर आप पेपर कप बनाने की स्मॉल उद्योग शुरू करते हैं तो उसके क्या क्या कारक आप ध्यान में रखेंगे वो आपको बताने हैं। फिर है 48 क्वेश्चन व्हाट आर मल्टीनेशनल कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं, उनके 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, और मल्टीनेशनल कंपनी के 3 एडवांटेज भी आपको बताने हैं कि क्या क्या लाभ जो हैं मल्टीनेशनल कंपनी से होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 49 कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी टू द बिजनेस एज द ब्लड स्ट्रीम इज़ टू द पर्सन, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि जो कम्युनिकेशन है वो बिज़नेस के ज़रूरी है, जैसे कि खून जो है इंसान में जब बहता है वो उसके लिए ज़रूरी है। सो फिर है इसे में चॉइस दी है डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ सेविंग बैंक अकाउंट इन अ बैंक, अगर बैंक में एक सेविंग बैंक अकाउंट खोलना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है मोहन टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली 1 लाख रुपए का एक्स कंपनी से। गुड्स ऑफ मोहन आर डैमेज ड्यू टू फायर, उसका सारा सामान जो है आग के कारण ख़राब हो गया। लॉस जो है उसका 30,000 का हो गया। एक्स कंपनी शैल रिस्टोर द एक्चुअल लॉस बट मोहन क्लेम्स फुल अमाउंट ऑफ पॉलिसी, तो जो कंपनी है उसको जो है जो उसका लॉस हुआ था उसको क्या करना था, रिस्टोर करना था, वापस करना था, लेकिन मोहन ने क्या किया पूरा का पूरा अमाउंट मांग लिया पॉलिसी का। नेम द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ही वायलेटेड एंड एक्सप्लेन इट इन 50 वर्ड, आपको बताना है कि कौन सा इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है जो उसने क्या किया, वायलेट किया, ठीक है, उल्लंघन किया, और आपको सिर्फ 50 वर्ड में इस चीज़ को लिखना है। और ये क्वेश्चन आपका जो है 5 मार्क्स का, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी जो है 5 मार्क्स का था, ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे इसी में चॉइस दी है व्हाट पर्पस डज मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी सर्व, जो आपका मरीन समुद्री बीमा है, समुद्री बीमा की क्या उपयोगिता है वो आपको बतानी है। और यहाँ बोला है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़, जो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी अलग अलग किस किस तरह के वो होते हैं पॉलिसी वो आपको बतानी, विच में बी यूज़फुल टू एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, तो जो कि आपके जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर है उनके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, यह आपको बताना है। फिर है 51 क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है व्हाट इज़ मीन्ड बाय एडवर्टाइजिंग, सो बताना कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है। फिर है यहाँ पे गिव टू फीचर ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग के 2 फीचर बताइए, एंड एक्सप्लेन इन 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग के 3 ऑब्जेक्टिव आपको उसमें बताने हैं, ठीक है गाइज। सो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, और मुझे पता है वीडियो बहुत लंबा हो गया है और वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा तो आपको पता ही है क्या करना है। ठोक लीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।